नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए परिचर्चा के साथ, ब्रज विजन विद अनिल शर्मा के साथ। आज हम चर्चा करेंगे आगरा के थिएटर के बहुत मशहूर नाम श्री अनिल जैन, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक का भी प्रचलन आगरा में किया और बहुत सारे मैसेजेस आगरा के लोगों को दिए। बहुत सारे कार्य कर रहे हैं अनिल जैन जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार अनिल जी। नमस्ते। आप थिएटर और फिलैंथ्रोपी में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को उसकी तरफ से सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ? शुरुआत का जो बेसिक शिक्षा का था वो तो एमडी जैन दुलियागंज से हुआ था। अच्छा जी। हाँ। उसके बाद फिर मैं डीएवी इंटर कॉलेज चला गया और मैंने इंटर तक शिक्षा ली और उसके बाद नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत कम था। आपका थिएटर में ज़्यादा इंटरेस्ट था? थिएटर में इंटरेस्ट था, बहुत छोटा था तब से ही सपने देखा करता था कि कुछ करें, कुछ अलग करके कुछ अलग हटें। संकोची और घर की जो सीमित जो चीज़ें थी, दकियानूसी वाला जो माहौल था, उसमें किसी को हम कह भी नहीं सकते थे कि भाई हमें ये करना है कि वो करना है। तो उसमें ये रहता था कि बैठ जाओ चुपचाप, हो गया। हाँ, क्योंकि उस समय एक जमाना था जब पिता या माता पिता ही डिसीजन लिया करते थे कि आप क्या कार्य करें। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट, एक तो अंदर से इंटरेस्ट था थिएटर में, या आपने कोई ट्रेनिंग भी कभी ली? नहीं, ट्रेनिंग तो कोई नहीं ली। शुरू से इंटरेस्ट था। कुछ बजाने, मतलब कुछ अलग हटके करने की शुरू से चाह थी। 6 साल की उम्र से थी। पहले स्कूलों में बाल सभा हुआ करती हाँ, थी। होती थी बाल सभा। तो 8वां पीरियड जो शनिवार का होता था, उसमें कुछ बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखाते थे। कोई कविता सुना रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई एक्ट करके दिखा रहा है। तो वहीं से कुछ ऐसा कुछ करने की ललक थी। तो उसमें ये था कि पापा से बोल नहीं सकते थे, मम्मी से बोल नहीं सकते थे। तो एक बार मैंने 80-81 की बात है, इप्टा नाटक कर रही थी तुगलक। इप्टा मतलब भारतीय जन नाट्य संघ। तो अखबार में ना मरजाला में ऐड देखा उनका। तो मैं अपने दोस्त को लेके चुपचाप ट्यूशन के बहाने और मैं उनके ऑफिस के दुई पार्क पहुंच गया। तो उसमें शैलेंद्र रघुवंशी जी मौजूद थे, एनएसडी पास करके आए थे वो 77 में। तो उन्होंने 3-4 साल में एक अच्छा माहौल आगरा में क्रिएट कर दिया था फुल लेंथ नाटकों के लिए। मतलब उस समय पे 10 रुपये का टिकट लेके लोग देखने जाया करते थे और सूर सदन में सीटें भी नहीं पड़ी थी। जो स्लोप थे उन्हीं में बैठ के लोग सीढ़ियाँ टाइप की बनी। हाँ, वो सीढ़ियाँ स्लोप थे, उन पर कुर्सियाँ रखी गई है, उन्हीं पे बैठ के लोग देखा करते थे। तो बस मैं पहुँच गया। तो 6 दिन बाद तो मेरा नंबर राम राम करने का डायरेक्टर साहब से आया, क्योंकि इतना क्राउड रहता था, वो अपने बिजी रहते थे। फिर 3-4 घंटे की रिहर्सल के बाद थक जाते, मेरी हिम्मत नहीं होती कि उनसे जाके नमस्ते करूं, सर मैं अनिल ऐसे। 6वें दिन बोले तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने पूछा। मैंने कहा सर मैं ऐसे कचहरी घाट से आता हूँ। क्या है? मेरा शौक है थिएटर का। तो बोले ठीक है। अब उन्होंने मेरे सामने स्क्रिप्ट रख दी। अब बोले पढ़ के बताइए। अब मुझे तो स्क्रिप्ट नहीं मालूम, नाटक क्या है, ये सब क्या है, मुझे कुछ कहीं से नहीं मालूम। तो मैंने जैसे इमला सुलेख पढ़ते हैं इस तरह से मैंने उसको पढ़ दिया। बोले ऐसे नहीं, डायलॉग की तरह पढ़ के बताइए। तो मैंने कहा डायलॉग की तरह से कैसे? तब इन्होंने एक लाइन मुझे, तो एक तुगलक का वो डायलॉग था, उसमें हमारी अजीज रियाया काजी मुल्क का फैसला भी आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुर्म हुआ। तो उन्होंने इस तरह से पढ़ के बताया। बोले ये डायलॉग होता है। आप जो पढ़ रहे थे वो जैसे हम स्कूल में इमला या सुलेख जो भी इमला पढ़ते हैं, इस तरह से आप पढ़ रहे थे। तब मुझे फ़र्क मालूम पड़ा कि डायलॉग में और उसमें क्या फ़र्क होता है। तो दोस्त के साथ चला गया वहाँ। 4-6 महीने तक तो कुछ मिला नहीं। फिर एक डायलॉग हमको तुगलक में, तीसरा सीन था, क्राउड सीन को फॉलो करना था। उनने कहा राजा कुछ करता है तो उससे हम कहते हैं मार डालो साले को, खींच लो गद्दी पे से। इतना सा डायलॉग हमारा था। मतलब उस समय आगरा के अंदर जो थिएटर था वो लॉन्गर पीरियड के लिए चला करता था। बहुत रिच थिएटर था उस समय। 15 से 20 संस्थाएं थी और इतनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी। कोई किसी से जलता नहीं था, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता था।
कोई बड़ी बुआ जी कर रहा था, कोई सैया भाई कोतवाल कर रहा था, कोई पोस्टर कर रहा है, तो कोई भैंसिस्तान कर रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब थिएटर बहुत पीक पर था आगरा में, तो दर्शक उसी समय से दर्शक बनना शुरू हुए थे, दर्शक आते थे। दर्शक बनना शुरू हुआ और अब दर्शकों का इंटरेस्ट भी है। नहीं, अभी जैसे दर्शक में मैं जानना चाहूँगा कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते थे या जनरल पब्लिक भी आती थी? जनरल पब्लिक भी आती थी, स्टूडेंट यूथ भी होता था, क्योंकि पहले और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। 85 के बाद जैसे ये टीवी का दौर, सीरियल का दौर शुरू हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा सा फर्क पड़ा। अच्छा। हाँ, वहाँ से थिएटर के प्रति थोड़ा सा लोगों का फर्क पड़ा, क्योंकि घर में बैठ के लोग देखने लगे चीज़ों को, फिर बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, नया नया अट्रैक्शन रहता था। अच्छा, कंटिन्यूटी बन जाए जब सीरियल में, तो कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। अब जैसे हम लोग था, नुक्कड़ था, ये तमाम उस समय पे इतने चर्चित हुए कि उसका कोई जवाब नहीं था। आपने जो आगरा में नुक्कड़ नाटक को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया, और अगर नुक्कड़ नाटक की बात होती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई स्कूल हो, तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है कि अनिल जैन साहब से कांटेक्ट किया जाए, और वो हर टॉपिक पे, मतलब जो भी ज्वलंत समस्या है उस पर आप नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो ये सफ़र आपका कैसे रहा? क्योंकि जो नुक्कड़ नाटक है वो स्टेज पर नहीं है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसमें इतनी स्पेस भी नहीं है आपके पास कि आपको बहुत लिमिटेड स्पेस में, और जो आपका दर्शक है वो आपसे आपके एक हाथ पर है, मतलब वो उसको अगर अच्छा लगेगा वो कुछ भी तरीके से बिहेव कर सकता है आपके साथ, आपको गले भी लगा सकता है, आपसे अगर वो परेशान है तो आपको बोल भी सकता है, कुछ भी बोल सकता है आपको। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, एक्सपीरियंस ये जो नुक्कड़ नाटक का जो प्रचलन मेरे साथ जो शुरू हुआ, हालांकि नुक्कड़ नाटक की जो परंपरा थी सफदर हाशमी सामने डाली, हाँ, उन्होंने डाली थी अपने जनमंच था, वो गाजियाबाद में ज़्यादा गाजियाबाद में, इंडस्ट्रियल एरिया में, हाँ, उसी एरिया में करते थे, और उनके जो मोटो रहता था, जो मजदूर थे उन लोगों को लेकर के ज़्यादा वो इस काम को करते थे। तो उसके बाद वो प्रचलन शुरू हो गया, लेकिन बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो प्रोसिनियम थिएटर था उसी को लोग लेकर के चलते थे। 2013 में मैंने जब अपनी संस्था बनाई, आज से 10 साल पहले, फिल्म थिएटर क्रिएशन ग्रुप। अच्छा। इसके साथ मैंने एक 25 साल का दौर इप्टा के साथ गुजारा, 81 से 2006 तक का। 2006 से और 2013 तक मैंने फ्रेंड्स थिएटर ग्रुप, जो हम दोस्तों ने मिलके बनाई थी, उसमें काम किया। उसमें हमने बहुत सारे नाटक किए, अच्छे अच्छे नाटक किए, और एक मुकाम भी हासिल किया। लेकिन जो उसके ऑर्गेनाइज़र थे फिर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, तो हमने फिर 2013 में मिलके और हमने शुरुआत की नुक्कड़ नाटक से। नुक्कड़ नाटक से शुरुआत करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि फंडिंग, और दर्शकों का हमारे पास वो नहीं था, क्योंकि सूर सदन में एक सूर सदन ही था नाटक के लिए, तो सूर सदन में नाटक करना हमारे लिए उस समय बहुत कठिन था, पैसा चाहिए होता था, बहुत ज़्यादा चार्जेस थे। तो फिर हमने उसको जो मोटो बनाया, हम 4-5 लोगों ने मिलके हमने कहा चलो भी ऐसा करते कि नुक्कड़ नाटक से शुरुआत करते हैं, और उसमें मेन मोटो ये रहेगा कि शहर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे जमुना करे पुकार हो, चाहे ब्लड डोनेशन की हो, चाहे बिन पानी सब सून हो, चाहे पर्यावरण हो, हमने 10, 12, 14 टॉपिक पे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी काम होता है, जैसे वोटिंग वाला फंडा है उनका, या टीवी वाला फंडा है उनका, या उसका 2 बूंद जिंदगी वाला फंडा है, तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ती, तो CDO साहब या DM साहब कोई ना कोई, हाँ साहब, ऐसे ऐसे। आप नुक्कड़ नाटक जो आपने ग्रुप बनाया है, इसमें आपका एक्टिंग तो है ही आपकी, आप इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, ये दौर तो ये एक्चुअली अनमेच्योर ग्रुप है हमारा, तो किसी को आप बांध के तो रख नहीं सकते। बहुत से लोग आते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि लगातार जुड़े हुए हैं अभी भी और करते हैं। थिएटर वही कर सकता है इसको अंदर से उसको थिएटर करने की ललक होगी, आप ज़बरदस्ती किसी को थिएटर नहीं करा सकते। आप नुक्कड़ नाटक के लिए ये एकदम इम्प्रॉम्प्चू होता है, या आप उसको पहले से प्लान करते हैं कि मैं आज संजय प्लेस में करूँगा, या आज मैं सेंट जॉन्स कॉलेज के अंदर होगा, और इसके लिए आपको पहले
रिहर्सल भी करनी पड़ती है। नुक्कड़ नाटक की कम से कम नए नुक्कड़ नाटक के लिए हमको 20 दिन की रिहर्सल चाहिए और थिएटर मंच पे करने के लिए हमें 3 महीने की फुल लेंथ नाटक की ज़रूरत पड़ती है। ये 20 दिन के अंदर अगर अच्छी टीम है तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि नुक्कड़ नाटक पे हमारा जो मोटो रहता है ना, जो मेन पर्पज कि हमारी बात दर्शक तक पहुँचे, एक्टिंग सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। जो आपके वर्ड्स हैं स्क्रिप्ट हाँ, के वो हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, हैं। हाँ, वो वहाँ तक पहुँचे वो पहुँचे। कि आप पीने के पानी को इस तरह फैला रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है। आपको मालूम है 1-1 किलोमीटर दूर जाकर लेन लगाकर पीने का पानी ला रहे हो, आपने समर लगवा के इस तरह के पानी को फैला रहे हैं आप। तो हमारा मोटो ये रहता है कि दर्शकों तक बात पहुँचे और यही उसके कोई ऐसा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस जो आपको नुक्कड़ नाटक करते हुए इतने सालों में हुआ हो? नुक्कड़ नाटक में तो अलग अलग एक्सपीरियंस है हर शो के बाद। अब जैसे हम नाटक कर रहे हैं आज हमारा स्वच्छ भारत, हमारा भारत स्वच्छ भारत, पिछले 2014 1 अक्टूबर की हमने इसकी शुरुआत की थी और करीब 500-600 शो हो चुके होंगे, लेकिन 500-600 शो के सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। कुछ ना कुछ अच्छा क्या होता है नुक्कड़ पे, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी कोई चीज़ दिमाग में क्लिक कर गई, आप दर्शकों से मिल जाती है, आपसे मिल जाती है, तो हम तुरंत उसको वहीं इम्प्लीमेंट कर देते, वहीं इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं उसको। अच्छा, उसमें नुक्कड़ नाटक में थोड़ा सा ये भी डर लगता है कि अब जैसे पब्लिक को अपने नहीं बांधा तो हूटिंग शुरू कर देगी, कोई कुछ कर देगा, तो ये भी बड़ा कभी आपके साथ हुआ है कि हूटिंग? नहीं, हूटिंग तो नहीं करती है, लेकिन ये है कि लोग कुछ ना कुछ कहते सुनते निकल जाते हैं। तो हमने फिर उसमें नया एलिमेंट डाला, हमने कहा भाई इसमें हास्य का पुट जरूर रखिए जिससे कि दर्शक बंधा रहे। आम आदमी का हमने जो पकड़ लिया पहुंचा, हमने कहा इसको कुछ ना कुछ। नुक्कड़ नाटक में जो आपका दर्शक है वो जमीनी स्तर का है, उसको जो जमीनी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल पुश तरीके से उसको पता है। थिएटर में नाटक देखने वाला आता है वो तो केवल अपना मनोरंजन करके चला जाता है, लेकिन जो नुक्कड़ पे हम नाटक करेंगे वो आदमी के दिल तक उतरता है। सही कह रहा है। हम बता रहे हैं आपको, जिस समय लॉटरी चली थी, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। सतीश महेंद्रू थे इप्टा में और गिरीश सप्तानी थे, उन्होंने नाटक लिखा था लॉटरी। अच्छा। जिस समय ये चलती थी, ये टिकट वाली हाल की हाल खुलती थी वो। गिरीश सप्तानी ने नाटक लिखा था, जितेंद्र रघुवंशी ने उसको नाम दिया था। उन्होंने कहा ये लॉटरी पे नाटक लिया है, बोले इसका लॉटरी नहीं, इसका नाम रखो लूटरी। अच्छा। हाँ, उसके हमने जगह जगह जाके शो किए, अलग अलग अनुभव। उसका नामनेर में हम शो कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने तिरपाल की डंडे बंडे निकाल लिए। अरे। और इसलिए कि दुकानों को बंद कराओ। अच्छा। हाँ, इन दुकानों को फिर हमने उनको समझाया, मैंने कहा भाई इनको दुकानों को बंद करने से क्या होगा, जो ऊपर से काम कर रहा है उनको मारो या फिर आप खेलना बंद करो, अपने लोगों को समझाओ। तो वो बड़ा मतलब हम तो सख्ते में आ गए, इतना इम्पैक्ट, इतना असर पड़ता है। अरे बोले साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब उसमें एक जो सीन था, उसका भाई खत्म हो जाता है और भाई खत्म हो जाता तो पैसे नहीं थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे करके जब ये सामान लिया, अब वो सामान लेने जाता है इतनी देर में टिकट खरीद लेता है, वो डबल हो जाएंगे जब तक सामान लेके पहुंचूगा। अब वहाँ पता चला कि वो तो घुस गया। अब वो चला गया, वो घर नहीं आया लौट के, लाश वहीं रखी हुई है। सही कह रहे हैं। तो इतना इम्पैक्ट असर होता है। अब वोटिंग के लिए हम लोग करते हैं, हम ये नहीं कहते किसी पार्टी को वोट दो, हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, आपको अपने वोट का पूरा अधिकार है। आप अपनी सरकार चुनेंगे, आप सब वोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी यही था। अनिल जी, आपने फिल्मों में भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है, कुछ ब्रज की फिल्म है, कुछ फीचर फिल्म है, कुछ धारावाहिक हैं जिसमें। हाँ, फिल्में की है, सीरियल किया है। सबसे पहले 93 में की थी बैंडेड क्वीन शेखर कपूर साहब के साथ, धौलपुर में शूट था 1 हफ्ते का। तो उसमें रोल था उसका बहमई मैन का, मतलब ये जो क्या नाम था, श्री राम और लाला राम। हाँ जी। ये मेरे बेटी की शादी में आए हुए हैं, रात को छुपते छुपाते आ जाते हैं, अगले दिन शादी है। फूलन देवी को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे ठाकुर के शादी में लगे हैं, तो वहीं पहुंच जाती है और जा करके अटैक कर देती है। तो जो बहमई कांड हुआ था 22 ठाकुरों को मारा था।
हाँ, उसमें मैं भी था और भी लोग थे, ये सीन थे। तो ये समय जो पिक्चर बनी थी लंदन BBC 4 चैनल के लिए बनी थी, हिंदुस्तान में तो रिलीज होने का मतलब ही नहीं था। तो पहला अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव था, और ऐसी यूनिट आज तक मुझे अभी तक नहीं मिली है। 30 साल हो गए। जो डिसिप्लिन था, जो टाइमिंग थी, जो काम करने का तरीका था जी। उनके असिस्टेंट थे मैन टिशू भाई, तिमांशु धुलिया, तो आज नामचीन डायरेक्टर हो गए। बहुत अच्छा, बहुत प्यार करते थे बेचारे। उन्होंने मेरा नाम पहले डकैत में फाइनल हुआ था, फिर उन्होंने कहा नहीं अनिल तुम बहमैन का करो। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए, तो टिशू भाई ने कहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने फरियाद करके एक सीरियल आया था जो आगरा जेल में शूट हुआ था। अच्छा। हाँ, और एक अर्चना कपूर का दिल्ली से आई थी, उनका था, वो सीरियल भी मैंने किया था। सावधान इंडिया के बहुत सारे एपिसोड मैंने किए हैं अलग अलग। और अभी जो लेटेस्ट में फिल्में की हैं, कुछ खट्टा हो जाए, अच्छा। हाँ, गुरु रंधावा के साथ, अभी आयुष्मान के साथ करी मैंने ड्रीम गर्ल 2। ओके। एक साउथ की करी है यस बॉस, जो चल रही है, अभी भी शूट चल रहा है उसका। एक भोजपुरी की है फिल्म माही, उसमें प्रिंसिपल का कैरेक्टर किया है। तो ये सारी फिल्में अप्रैल मई जून तक ये सब रिलीज हो जाएगी। तो आपको ये कांटेक्ट कैसे करते हैं? क्या यहाँ कोई एजेंसी है जो आगरा के? देखिए, एक तो बॉम्बे में एजेंसी है जहाँ हम लोगों के नंबर पड़े हुए हैं, जो लोग स्टेबलेज है। तो वो लोग वहाँ से भेज देते हैं स्क्रिप्ट करके कि सर ये डायलॉग आप रिकॉर्ड करके वीडियो बना के भेज दिए 30 सेकंड का। तो वो एजेंसी, अब क्या है कि अब पहले क्या था, ऑडिशन लेने आते थे डायरेक्टर, उनकी टीम वगैरह, अभी सिस्टम ख़त्म हो गया। अब एजेंसी को देते, कैरेक्टर दे दिया उन्होंने, डायलॉग दे दिए, आप जा कर के तो वो हमारे पास भेज देंगे। अब जिसका भी अच्छा लगे, 30, 50, 100 पूरे हिंदुस्तान से, हाँ, हिंदुस्तान से फिर वो डायरेक्टर को वो कर देते। अब डायरेक्टर 1000-2000 के बीच में नहीं, केवल 30-40 में से सेलेक्ट कर लेते। तो वहाँ से हो जाएगा तो एजेंसी को फ़ोन कर देंगे, सर ये अनिल जैन फाइनल हो गए, आप इनको इन्फॉर्म कर दो रेट। फिर वो डायरेक्टर कंपनी से फ़ोन आएगा, सर आपका पेमेंट्स, सर ये पर डे रहता है मेरा लोकल में। तो वो बार्गेनिंग भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जितने में जो भी तय हो जाए, अच्छा बैनर है, अच्छा डायरेक्टर है, तो हम लोग भी थोड़ा सा सोफिस्टिक, मतलब ऐसे हो जाते हैं कि चलो भाई अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है। मतलब ये काम रेगुलर अभी मिल रहा है या आगे? आगरा में 5 सालों से अच्छा काम आ रहा है। अच्छा। आगरा काफ़ी फिल्म आगरा में, आगरा मथुरा काफ़ी कुछ आ रहा है। अभी अप्रैल मई जून में पड़ी हुई है। धर्मा की फिल्म पड़ी हुई है। अच्छा। शाहरुख खान को आना चाह रहे हैं डंकी लेकर के। अच्छा। हाँ, अजय देवगन साहब तैयार हैं आने के लिए। तो काफ़ी लोग हैं जो इधर बहुत। आगरा का किस एरिया आप ज़्यादातर शूटिंग, किस एरिया में शूटिंग होती है? ये सब अंदर का ज़्यादा ले रहे हैं, शहर के। हाँ, हमारे शहर का कल्चर है, शहर का रहन सहन है। अभी जो फिल्म अभी इसमें भी किया है मैंने, इनकी जो फिल्म तापसी पन्नू की, हाँ, जो जेल में जो थी, क्या नहीं, वो तो उसकी थी अभिषेक बच्चन की 10वीं फेल। नहीं, अभी तापसी पन्नू की चल रही, उसमें भी करके आया हूँ मैं, टूरिस्ट का रोल। अच्छा। हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? चलिए कोई बात नहीं, आप फिल्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम ब्रज में रहते हैं, अब जैसे हमने अलग अलग रीजनल फिल्म्स हैं, भोजपुरी फिल्म है, इंडस्ट्री है, वो बहुत पॉपुलर है। ब्रज का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, और ब्रज भाषा भी प्रचलित है, उसको तोड़ मरोड़ के उसके डायलेक्ट हर 10 किलोमीटर पे या 50 किलोमीटर पे वो चेंज हो जाते हैं। और कृष्ण जो है वो बहुत ही पॉपुलर, अगर हम कहेंगे, उनकी जो एक्टिविटी थी या जो भी कुछ था, उस पर काफ़ी इंडस्ट्री में, जो फुल बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसने भी लोगों ने काफ़ी कैश किया उसको। तो क्या हम ब्रज जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए हम आगरावासी या ब्रजवासी, मैं कहूँगा कि इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, और आप क्या देखते हैं कि आगे आने वाले 25 साल में जो ब्रज फिल्म इंडस्ट्री है उसका क्या स्वरूप होगा? आगरा का दुर्भाग्य कहेंगे, इतना सारा रस है हमारे यहाँ, इतना सारा साहित्य है, दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करके, उपयोग करके, और उन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, बहुत से लोगों ने।
और हम यहाँ के रहने के बावजूद ही और यहाँ इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका मैं जो समझता हूँ मुख्य कारण ये है कि हम लोग सब एक मेज पर नहीं बैठे हैं। एक साथ अगर बैठ के हम लोग प्लान करें, अच्छा ये वैसा काम तो है नहीं है खाली बातों से काम चल नहीं चलेगा, बात ऐसा करने चाहिए। से पहले हमको फाइनेंस भी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अच्छी भी- स्क्रिप्ट भी चाहिए। अब सरकार ने जो थोड़ा सपोर्ट और सहयोग देना शुरू किया है, योगी सरकार ने, हालांकि इससे पहले भी था, लेकिन अब थोड़ी सरल प्रक्रिया है। उसमें उनकी बाउंडेशन भी है कि स्क्रिप्ट भी आगरा की हो, उसमें कम से कम 70% लोग भी आगरा से मतलब ब्रज के हों ब्रज की हो। और ब्रज की कहानी हो, उसमें ब्रज में ही शूट करेंगे, तब आपको सब्सिडी मुहैया कराते हैं। और शायद अलग अलग उसमें कैटेगरीज हैं। जैसे अक्षय कुमार ने एक जो टॉयलेट पे फिल्म शूट की थी, जी वो तो बिल्कुल ब्रज के ऊपर हाँ, ही थी पूरी- और ब्रज भाषा का भी उसमें काफी इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया था, मैंने उसमें काम किया है। टॉयलेट एक तो प्रेम क्या कथा हम में- जो आगरा के थिएटर या फिल्म के जो लोग देखिए हैं, जो थिएटर और फिल्म की स्क्रिप्टिंग दोनों अलग अलग है। आगरा फिल्म की स्क्रिप्टिंग लिखने वाले भी बहुत कम है। दिल्ली से शायद वो बम्बई बॉम्बे से, चले गए, दिल्ली जो से, आगरा के हाँ लोग हाँ हैं। हाँ, दिल्ली से अब वो लोग यहाँ से चले गए। कोई लिख रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई बैकग्राउंड में, कोई कैमरामैन बन गया, कोई म्यूजिशियन बन गया, कोई कुछ बन गया। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है सबको एकजुट करके इस काम को करने की। अब कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जब सामने आ जाए तब मालूम पड़े कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा जो प्रश्न मतलब मैं जो थॉट प्रोसेस अगर मैं करता हूँ तो ब्रज फिल्म इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि आगरा के अंदर पैसे वाले नहीं हैं जो फिल्म में नहीं लगा सके। अप्रोच तो करें हम लोग, अप्रोच तो एक कोई संगठन भी नहीं है ब्रज हाँ। के अंदर जो इस सारी चीज़ों पे कार्रवाई, या कोई सारे जो एक्टर्स हैं या एक theatre- आगरा के थे, उन्होंने शुरुआत भी करी ब्रज बुट करके कुछ किया, लेकिन वो उसमें भी उन्हें कोई सफलता मिल नहीं पाई। वो भी अपने ही काम में आगे बढ़ के तो चले गए। जैन साहब, अभी हमने आपसे जो चर्चा की थिएटर, नुक्कड़ नाटक, और एक आपका दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि आप फिलैंथ्रॉफी करते हैं। मतलब आप एसएन मेडिकल कॉलेज में जो मरीज आते हैं उनके तीमारदार की आप केयर करते हैं। अभी आपने बताया कि आपने अभी लेटेस्ट जो आर्टिफिशियल हैंड्स हैं उसका आपने कैंप लगाया, जिसमें संस्था में। काफ़ी जिस संस्था से आप हाँ। जुड़े हुए हैं, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप की दिनचर्या में आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं, जबकि आपको रिहर्सल भी करना है, स्क्रिप्ट भी लिखना है, थॉट प्रोसेस भी करना है कि नया आप नुक्कड़ नाटक या फुल लेंथ नाटक या आप फिल्म में जाएंगे। तो उसमें आप कैसे ये समय निकाल पाते हैं कि आप एसएन मेडिकल कॉलेज में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप जो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। मुझे खुद नहीं मालूम है कि कैसे टाइम निकल आता है। बस मैं सोचता हूँ, अपने आप सारी चीज़ें प्लान हो जाती हैं। मेरे जो दिनचर्या है वो सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है। नहा धो के पहले मैं ये अपनी पशु पक्षियों की इनकी सेवा एवा में निकल जाता हूँ। 7:30 बजे मंदिर पहुँच जाता हूँ। 8:30 मंदिर से निकल के फिर घर आके नाश्ता वास्ता, चाय, पूजा पाठ ये सब करके अखबार उसी में म्यूजिक भी चलता रहता है, अखबार भी चल रहा है, चाय भी चल रही है। 9 से 10 का पीरियड। 10 बजे फिर मैं 10:15 बजे के आसपास एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता हूँ, जो पिछले 10 साल से 2013 से सेवा चल रही है। वहाँ जितने भी मरीज आते हैं, उनके तीमारदार हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था है। सुबह 6:30 बजे दलिया, टोस्ट और चाय, ये काम करती है अमृत दायनी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके संस्थापक हैं श्री मोहनलाल जी अग्रवाल। सुबह 6:30 बजे दलिया, चाय और टोस्ट, ये 8:30 बजे तक पूरे अस्पताल में बढ़ता है। चाहे वो लेडी लाइन आप हो। इसको पर्सनली मॉनिटर करते हैं? ना, मेरी जो जिम्मेदारी है वार्ड में जाके बांटने की है। अच्छा। हाँ, मैं ऑटो में सामान रखा सारे वार्डों का, और उसके बाद मैं और एक आदमी और जाएगा जो पहले 15 मिनट पहले पूरे वार्डों में आवाज़ लगाएगा, और नीचे आकर के वो सारे लोग डेल लगा के अपने बर्तन लेके खड़े हो जाते हैं। मेरा काम उनको सर्व करने का है। 10 बजे पे हम लोग रोटी, सब्जी, हलवा और कढ़ी चावल। अभी हमने पिछले 2 साल से कोरोना के बाद से हम लोगों ने शुरू किया वो बिठा के खिलाने के लिए।
बिठा के खिलाते हैं उनको जो लोग पर्चा बनवा के दिखवाने आए हैं, या अपने किसी मरीज़ को या तीमारदार को देखने आए हैं, या अपनी जांच कराने के लिए आए हैं, तो उनको 4 रोटी, कढ़ी चावल, हलवा और सब्ज़ी ये हम देते हैं। तो वो लोग बैठ के वहीं सुकून से खा के फिर अपने काम पे लग जाते हैं। क्योंकि जिसको भी 80% 90% लोग आसपास के गांव का देहात का आता है, 100 किलोमीटर के एरिया का। जब वो 9 बजे उसको पर्चा बनवाना है तो 7:30 8 बजे अपने घर से निकल लेता है, जिस पोजीशन में क्या खाया क्या नहीं खाया। अब उसको 12-1 आराम से बजने, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग रही है, बहुत लंबी क्यू भी है, 2 घंटे में नंबर आया, 3 में आया, तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। ये कोशिश है, एक प्रयास है संस्था का। आपकी मैंने सुना है आपका जो किचन है वो मैकेनाइज्ड है। हाँ हाँ, रोटी मशीन से बनती है, मिक्सर से आटा गूंथता है, आलू छीलने की मशीन है, उसमें लिया आलू डाल दिए, धुल के साफ होके निकल आएंगे, बस पॉलने होते हैं। कितने लोग जो ये रोज का कार्यक्रम होता है इसमें करीब कितने 600 लोग खाना खा जाते हैं। अरे वेरी गुड। 600 लोगों की खाने की व्यवस्था है, चाय की भी, दलिया की भी, टोस्ट की भी, रोटी सब्जी कढ़ी चावल है। और आपकी टीम कितनी बड़ी है? जो देखिए सुबह की टीम हमारी 5 आदमी की अलग है, जो दलिया और चाय टोस्ट पे आ जाते हैं। मेरा सुबह का पारक वारक का मंदिर का रहता है, तो मैं 10 बजे के बाद ही पहुंचता हूँ। 10 से 12:30 बजे तक की ड्यूटी मेरी है, फिर पूरी किचन समेट के तब मैं वहाँ से निकलता हूँ। और आपने जो ये जिस संस्था के साथ आप फाउंडर मेंबर भी हैं सत्यमेव जयते के, आपने जो आज कैंप लगाया उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये भी एक ऐतिहासिक कैंप था। अपने आगरा में पहली बार ऐसा हुआ है, कृत्रिम हाथ। मैंने तो आज पहली बार देखा, अभी तक तो केवल सुनाता ये वो, हमने कहा पता नहीं क्या, चलो हम तो हर काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, प्रोसेस में ले लिया। लेकिन आज जब देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब आज 300 हाथ, कृत्रिम हाथ लगे हैं। और दिल्ली की दिल्ली नहीं, अमेरिका की LN4 एक NGO है जो इस काम को करती है, वही लोग हाथ लेके आए, निःशुल्क हाथ यहाँ पर लगाए। आज 300 मरीजों को लाभ मिला है। वहाँ पर 2 दिन का कैंप था, उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्था वहाँ चल रही है, सबको पैकेट्स खाने के दे दिए। और ज़्यादातर उसमें जो हमने देखा सर कि उसमें एग्रीकल्चर से जुड़े लोग ज़्यादा थे, जिनके चारा काटते में, कुछ करते में, ये करते हो, हाँ मशीन से उन लोगों के हाथ कटे हुए। और 200 250 किलोमीटर दूर से लोग आए, जालौन से, उरई से, औरैया से, मैनपुरी से, जाने कहाँ के लोग थे। और बड़े खुश थे वो, और उनकी खुशी देख के हम बहुत खुश थे कि चलो। और आपने ये जो 300 जो मरीज या पीड़ित जो थे, उनको आपने सेलेक्ट कैसे किया? आप उन तक पहुंचे कैसे? ऑनलाइन पहले वीडियो बना के डाला हुआ था। अच्छा। उन लोगों ने तो उन्होंने वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किए गए थे सारे। हाँ, ये प्रोसेस 1-1.5-2 महीने से चल रहा था। अच्छा। हाँ, तब जाकर के डेट यहाँ फिक्स की थी। फिर आपने यहाँ सब उनका रहने का तो नहीं, वो लोग अपने हिसाब से आए हैं। उनके केवल जहाँ टाइम तो लगता ही है, इतने सारे लोग हैं तो लाइन से, क्यू से काम हो रहा है। तो उनके चाय पानी और खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, बस इतना किया। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सब करने कराने वाला ऊपर वाला। नहीं, वो तो हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन उस निमित्त मात्र बनने के लिए भी एक इच्छा शक्ति चाहिए होती है कि अगर आप में ये सारी चीज़ जो आप कर रहे हैं सब लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन सब नहीं कर पाते। मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आगरा के यूथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी जैसे आपने ज़िंदगी को जिया और पूरे एंजॉयमेंट के साथ जिया, जो आप करना चाहते थे आपने किया अपनी कोशिश, अपने प्रयास से आपने किया। तो जो आज का युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, 24 घंटे में 3-4 घंटे में अपने लिए जीता हूँ। एक तो 2 घंटे जब सुबह सेवा करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, एक शाम को जब 2 घंटे रिहर्सल करता हूँ तब वो मैं अपने लिए जीता हूँ वो टाइम। बाकी 20 घंटे शहर और समाज और परिवार सबके लिए ये रहता है। मतलब आपको कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो आराम से कर सकता है। आप फ्रीली अवेलेबल। सुबह 1.5-2 घंटे मेरा फ़ोन नहीं उठता है, 10:30 से लेके 12 बजे तक, क्योंकि उतनी लंबी क्यू लगी रहती है, वो फ़ोन उठाता ही नहीं। अच्छा, जो लोग नोन है, जो जानते हैं, बोले भैया 12 बजे के बाद बात करना है,
या 10 से पहले बात कर लो। शाम को रिहर्सल का रहता है तो उसमें साइलेंट रहता है, बहुत अर्जेंट कॉल है तो उठा लेते हैं, नहीं होता तो कोई दोस्त वोस्त का चलो रिहर्सल के बाद बात कर लेंगे। आप ब्रज क्षेत्र को, क्योंकि आप ब्रज में रहे हैं और आपने थिएटर के माध्यम से ब्रज को देखा है, तो आपका इमेजिनेशन क्या है कि आज से 25 साल के बाद ब्रज जो क्षेत्र है हमारा वो कैसा होना चाहिए? अब तो ब्रज क्षेत्र में बहुत संभावना है। मैंने आपसे कहा ना कि उसको सबको संगठित करके अगर हम लोग काम करें ना तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आज भोजपुरी वाले सक्सेस क्यों हैं? आज बॉलीवुड पीट दिया टॉलीवुड वालों ने। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। जितने का यहाँ पे नहीं है जितना वो लोग केवल 10 साल के पीरियड में, पहले एक आध फिल्म कभी कोई आ गई। आज एक चैनल टीवी का उन्हीं की फिल्में दिखाता है। मैक्स से शायद कौन सा पता नहीं है, नहीं वो डब करके भी दिखाते हैं। हाँ, डब करके भी दिखा देते हैं। तो वो देखिए 10 साल में भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, केवल अपनी एकजुटता से। वेब सीरीज भी अगर देखें तो उसमें भी वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं। भोजपुरी की देखो कितनी जबरदस्त है। तो हम लोग कर सकते हैं पर बिखराव बहुत है हमारे यहाँ। उस बिखराव को सबको एक झाड़ू बनानी पड़ेगी। जो तिनके बिखरे हुए ना, हम लोग बहुत राइज कर जाएंगे अगर एक बार ये गाड़ी जो है पटरी पे आ गई ना, तो हमारी इसकी सूरत ही कुछ और होगी ब्रज की। ज़्यादा टाइम नहीं, 5-10 साल में ही। अब नोएडा में जो फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब आपके मुंबई दिल्ली वाले डायरेक्टर सब यहीं पड़े रहेंगे। जब काम नहीं है भाई, जहाँ काम होगा आदमी वहाँ रहेगा ना। और आप नोएडा 2 घंटे में एक्सप्रेस आराम से शहर से निकलने में आधा पौना घंटा लग जाता है, इतनी देर में तो घंटे और नोएडा पहुँच जाएंगे। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा, वो सवाल रह गया आपका। यूथ जो है हमारा भटका हुआ है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा जो कारण है ये मोबाइल है। आदमी लगा हुआ पता नहीं क्या जुए से बीनता रहता है, इसमें उंगली चला रहा है, क्या है क्या नहीं है। अब आजकल तो इतना गंदा हो गया है पूछो ना, जरा से बच्चों पे इतना गलत असर पड़ रहा है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, फिर उनका वो नहीं है, मोटो नहीं है, कोई क्या करना है। माँ बाप ने 5 साल का हुआ ठोक दिया, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा भाई। अब वो साला बनने लायक नहीं है, चपरासी। सही कह रहे हैं। तो ये बड़ा कुंठित कर देता है दिमाग को। बड़ा प्रेशर, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, कुंठित कर देता है। अरे तू तो बेटा MBA करेगा, इंजीनियर बनेगा, अरे वाह। तो अरे उस बच्चे को भी तो देखो, उसकी चॉइस तो देखो, उसको सही ट्रैक तो दो, आप उसको सही रास्ता तो दिखाओ, उस पे अंकुश लगा के तो रखो, तभी तो कुछ बन पाएगा, तभी तो कुछ कर पाएगा। सही बात है। ऐसे थोड़ी कुछ कर पाएगा। सही बात है। जो कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है, फिर वो बहुत प्रेशर बिल्ड किए हुए। अब आपने उसको सारी सुविधाएं दे दी, बच्चा सिर पे से बोल रहा है तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप इसलिए कि आपके पास 1-2 बच्चे हैं, लाड़ में अब बच्चा 90% बच्चे बिगड़ रहे हैं, 90% बच्चे बिगड़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने हाई स्कूल इंटर किया और बच्चे को बाहर भेज दिया। मैं जैन परिवार को बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई प्याज व्याज ये वो सब दूर रहता है इन चीज़ों से। वे बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, और ये मेरी स्क्रिप्ट का वो है ये। अब वो बच्चा बहुत सीधा है बेचारा, यहाँ से चलो गुड़गांव पढ़ने गया, नोएडा पढ़ने गया। अब वहाँ जा करके उसने 4 दोस्तों की कंपनी ली, 4 दोस्तों के साथ शेयर करके वो फ्लैट में किसी में रहे। सही बात है। ठीक है, 3 लड़के, एक काका, एक काका, एक काका, एक काका। अब वो चौथा कितने घंटे की पढ़ाई है? 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की, 18 घंटे फालतू। अब वो कमरे में आके रह रहा है, वो एक सिगरेट पी रहा है, एक बियर पी रहा है, एक मीट खा रहा है। हमारा बच्चा उन सब चीज़ों को देखता नहीं है। अब उसका शोषण शुरू होता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, 40 सिगरेट पी बंद कर, उसको रैगिंग की जाती है उसकी। प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब वो बच्चा अपने घर पे भी नहीं कह सकता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, कुंठा में जी रहा है वो। और उसके बाद आज उन्होंने सिगरेट पिए, कल वो बियर पिएगा, परसों मीट भी खाएगा, सब काम करेगा। ये अगली जो मेरी शॉर्ट फिल्म है उसका जो वो है, वो मैं आपके साथ शेयर किया है। हाँ, नहीं, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा अनिल जी।
और आशा है हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।